नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 68th डे है और हाई कोर्ट का दूसरा दिन है। बहुत सारे प्रोविजंस जो है हमारे हाई कोर्ट में वो सिमिलर हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो सारी चीजें हम दोबारा नहीं करेंगे। मैं बता दूंगा कि कौन सा चीज सिमिलर है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में कर सकते हो। मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो आपके एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। जो भी एग्जाम से रिलेवेंट है वो मैंने सारी चीजें बता दिया है। हाईकोर्ट का जो पहला टॉपिक था कि कौन से हाईकोर्ट का क्रिएशन कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब जो है आर्टिकल वाइज हम हाईकोर्ट के जो भी प्रोविजन है वो करेंगे। तो सबसे पहला है आर्टिकल 214। 214 से ही हाईकोर्ट का प्रोविजन जो है वो स्टार्ट होता है। जो हमारा संविधान है जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट फॉर स्टेट, जिसमें यह कहा गया था हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। उस हिसाब से अभी आपके क्या 28 हाई कोर्ट होने चाहिए थे, बट ऐसा है नहीं है। इन टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो इस प्रोविजन में बदलाव कैसे हुआ? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के बाद 1956 में। तो ये जो एक्ट है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, ये ऑथराइज किसको करता है? पार्लियामेंट को करता है। सो ये ऑथोरिटी देता है पार्लियामेंट को टू एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, या फिर 2 और मोर स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। हमने देखा था, जैसे एग्जांपल लेते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन अगर आप देखोगे तो ये महाराष्ट्र को कैटर करता है। इसके अलावा गोवा और दमन एंड दादर, तो यहां पे 2 स्टेट प्लस 1 यूटी है। वैसे ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट का देखोगे आप, पंजाब है, चंडीगढ़ है और हरियाणा है। बाकी असम का गुवाहाटी हाई कोर्ट देखा था हमने, असम, मिजोरम, अरुणाचल एंड नागालैंड। तो इसी एक्ट के मदद से कॉमन हाई कोर्ट जो है उसका क्रिएशन होता है। आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 में अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको कहा गया? हाई कोर्ट को। जैसे सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया था, वैसे ही हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया। सिमिलर प्रोविजन, जो भी जजमेंट्स है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी एक्ट्स हैं किसके? हाई कोर्ट के, आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। मतलब कि इसको हम याद रखते हैं, लिख कर रखते हैं कि भाई हमने ऐसा जजमेंट जो है इस पर्टिकुलर केस में दिया था, उसको उसी को मान्यता देंगे। तो जो भी ये एडमिटेड रिकॉर्ड्स हैं उसको एविडेंटरी वैल्यू, मतलब इसको वैल्यू दिया जाता है एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन जब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। कि जैसे आप देखते होंगे तो हाई कोर्ट के इस फलाने जजमेंट की वजह से जो है इस पर्टिकुलर केस पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है इनका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। अर्थात जो भी जजमेंट है, जो भी एक्ट है, दे आर रिकॉग्नाइज एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस, मतलब उनको मान्यता मिलती है लीगली। लेकिन सपोज दैट कोई माने नहीं, जैसे विलफुल ब्रीच देखा था हमने, विलफुल डिसोबीडियंस देखा था, तो वो क्या था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, जिसको हम सिविल कंटेम्प्ट कहते थे। या फिर क्रिमिनल नेचर का, जैसे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बारे में आप कुछ ऐसी चीजें पब्लिश कर रहे हो जो कि उसके डिग्निटी को डिमीन कर रहा है, तो ये सब क्या था? क्रिमिनल नेचर का था। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। यहां पर आपको क्या याद रखना है? दैट इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, विच हाई कोर्ट, जहां सिंपल इंप्रिजनमेंट विद अ फाइन और विथ वोट। और सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए आपको पनिश कर सकती है। यहां पर एक चीज याद रखना है, जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो उसमें एक स्टेटमेंट देगा द हाई कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, सही है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो एक्सप्रेशन है उसका। तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड। लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्सप्रेशन जो है इसको डिफाइन किस में किया गया है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, 1971 के। और कंटेम्प्ट जो हमारा सिविल नेचर का भी हो सकता है और क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है। जब आप प्रोसीडिंग्स को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हो तो वो सिविल नेचर का होता है। एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट को यह भी पावर दिया गया है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, उसको करेक्ट कर सकती है। जैसे लगा कि पिछले जजमेंट में जो हमने जजमेंट दिया था वो सही नहीं था, तो उसको रिव्यू करके आप जो है उसको फिर से नया जजमेंट दे सकते हो। लेकिन ये जो स्पेसिफिक पावर है रिव्यू करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो है हाई कोर्ट को नहीं दिया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट को एक अलग प्रोविजन दिया गया था। स्पेसिफिकली आर्टिकल 137 में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मैटर को रिव्यू कर सकती है, उसको
रिव्यू करने के बाद एक नया जजमेंट दे सकती है। बट ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, बट कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है संविधान में, बट ये ध्यान रखिएगा। 215 के बाद आर्टिकल 216 में कंपोजिशन, हाई कोर्ट के कंपोजिशन की बात की गई है। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन हाई कोर्ट्स हमारे बहुत सारे हैं, तो वहां पे कौन कौन होगा? कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। तो इसका यह मतलब हुआ, जैसे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में एक सैंक्शन स्ट्रेंथ है जिसमें 33+1 थे, 33 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट जो हाई कोर्ट का कंपोजिशन है वो किसके डिस्क्रिप्शन पे है? प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया। जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं और जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता है वैसे वैसे जो इनके सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करते रहते हैं। तो अगर कंबाइंड यानी कि 25 हाई कोर्ट है, जो हमारे 25 हाई कोर्ट हैं, उनके कंबाइंड सैंक्शन स्ट्रेंथ को अभी आप देखोगे तो वो कितना है? 1122 है। बहरहाल 1122, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 में जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होती है। जजेस जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। आपको सवाल में जो है स्टेटमेंट में क्या गवर्नर दिया रहेगा, तो वहां पे सतर्क रहिएगा। जो हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होती है और जो सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस हाई कोर्ट जजेस, इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जज को जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो वो कंसल्ट किससे करते हैं? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, यानी कि सूर्यकांत जी से कंसल्ट करेंगे, एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। जैसे मान लीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए किसी को न्यायाधीश बनाना है तो वहां पे जो गवर्नर है उनसे कंसल्ट किया जाएगा। सपोज दैट पटना हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें अगर किसी को चीफ जस्टिस बनाना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट सिनारियो में कंसल्ट किससे करेंगे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सूर्यकांत जी से, और दूसरा गवर्नर यानी कि आनंदीबेन पटेल जी से। जब बात जजेस की अपॉइंटमेंट की हो, यहां तो देखा हमने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, यानी कि अदर जजेस, यहां पे हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है। द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, अर्थात आप किस किस से कंसल्ट करोगे? अगर हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करनी हो तो पहला तो आपको सीजीआई से करना ही है, सूर्यकांत जी से। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। दूसरा आनंदीबेन पटेल यानी कि गवर्नर से। और तीसरा कंसल्टेशन किससे करना पड़ेगा आपको? जो चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनसे। तो ये तीनों से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। अगर कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे अगर मान लीजिए बॉम्बे का हो, तो बॉम्बे का क्या है? तो बॉम्बे में 2 हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, 2 स्टेट का, यानी कि गोवा प्लस महाराष्ट्र। तो इन दोनों स्टेट के गवर्नर से जो है कंसल्ट करना होता है। इन केस ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स कंसर्न्ड आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड जज केस में तो कॉलेजियम का जो है जन्म हो गया था, लेकिन तीसरे जज केसेस में एक वो दिया गया था कि इतने सारे जजेस का कंसल्टेशन जो है अनिवार्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जजेस केस में खुद के लिए तो बोला था कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो उससे कंसल्ट करेंगे, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखिएगा, 4 सीनियर मोस्ट जजेस इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सुपर इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को। आर्टिकल 217 में क्वालिफिकेशन की भी बात हुई है। किसी भी पर्सन को, किसी भी एबीसी पर्सन को जब आप जज बना रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो हाई कोर्ट का, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास। तो ही शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। उसमें सबसे पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। जुडिशियल ऑफिस मतलब कोई भी जुडिशरी में कोई काम कर रहे होंगे 10 साल से। तो ये जो देखा था हमने, ये सुप्रीम कोर्ट के केस में नहीं था। ही शुड हैव बीन एडवोकेट फॉर अ हाई कोर्ट ऑफ ए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर
10 ईयर्स। ये मैं बता चुका हूं हाईकोर्ट इन सक्सेशन क्या होता है। 10 साल तक आप किसी भी हाईकोर्ट में या फिर एक से हाईकोर्ट से निकाल के दूसरे हाईकोर्ट में चले गए, तीसरे हाईकोर्ट में चले गए, तो वहां पे एज एन एडवोकेट जो है पिछले 10 साल से काम कर रहे हो। तो ये सेम है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये था। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को क्वालिफाई करने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं था, रिक्वायरमेंट नहीं थी किसी भी मिनिमम एज की, सेम एज इट इज यहां भी है। किसी को भी अगर हाई कोर्ट का जज बना रहे हो आप, तो उसके लिए कोई मिनिमम एज जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्वालिफाइड हो इन सारी चीजों के अंदर तो ठीक है। एक और चीज, नोटेबल एब्सेंटी आप यहां पे देख पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में था कि 5 साल तक जज हो, 5 ईयर्स तक। और एक और इंपॉर्टेंट था, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो तो भी आपको अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के केस में, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो कि हाई कोर्ट के केस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट में बस ये दो है, सिटीजन ऑफ इंडिया और ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी फॉर 10 ईयर्स, और या फिर एडवोकेट हो आप किसी भी हाई कोर्ट में पिछले 10 साल से। टेन्योर ऑफ जजेस, जैसे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस है तो उसका फिक्स टेन्योर होता है 5 साल का, गवर्नर है 5 साल का, प्राइम मिनिस्टर है 5 साल का, या फिर जब तक लोकसभा को डिसॉल्व न किया जाए। लेकिन अगर बात हाईकोर्ट की जज की हो तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ जज ऑफ हाईकोर्ट, लेकिन कुछ प्रोविजंस इन्होंने बनाए हैं। कौन से प्रोविजन? 4 प्रोविजन। सबसे पहली बात, ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था हमने 65 साल, वो भी याद रखिएगा। हाईकोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो कितने साल की है? 62 साल की है। और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग हिज एज, हुज एज? हाईकोर्ट जज, तो उसको डिसाइड कौन करता है? कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द एज ऑफ जज ऑफ हाईकोर्ट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के केस में था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये एक मेजर डिफरेंस है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। और इन एनी डिसीजन रिगार्डिंग द एज, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है, ये भी याद रखिएगा। सुपर इंपॉर्टेंट, अगर मैं एज की बात करूं तो शुरुआत में जब हमारा संविधान लिखा गया उस वक्त जो एज थी, रिटायरमेंट एज हाईकोर्ट के जज की, वो थी 60 साल। और इस 60 से 62 किया गया था बाई 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963, 1963 में। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 15वां संशोधन 1963 में। दूसरा प्रोविजन क्या है टेन्योर ऑफ जजेस में? जो अपॉइंट करता है, हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो उसको वो रिजाइन भी कर सकते हैं, ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, या फिर वो प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव भी किए जा सकते हैं। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसको अभी ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में कुछ और चीजें मैं बताऊंगा। ही वैकेट्स हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस को वैकेट कर देते हैं व्हेन ही इज अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर हाई कोर्ट। जैसे कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है तो उसको प्रेसिडेंट जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। या फिर जो हाई कोर्ट का जज है उसकी रिटायरमेंट हो गई है 62 साल के बाद, या फिर 60 में, या फिर 61 में, या फिर 55 में ही, तो अगर उसके पोस्ट से उसने वैकेंसी कर दी तो जाहिर सी बात है वहां पे टेन्योर उसका खत्म हो जाएगा एज ए हाई कोर्ट जज। आप सुप्रीम कोर्ट के नए जज बन गए हो। तो ये 4 प्रोविजंस है, आपको याद रखना है। यहां पर एक चीज देखा हमने, रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इसमें क्या है नया? जो रिमूवल का प्रोसीजर है जज ऑफ हाई कोर्ट, उसको 217 में और 218 में भी मेंशन किया गया है। दोनों मिलकर ये बताया गया है कि जो भी हाई कोर्ट के जज हैं एबीसी कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल का प्रोविजन जो है हमने बहुत अच्छे से कर रखा है, तो उसको देखा था उस वाले वीडियो में, आप इसको कवर कीजिएगा। यहाँ पे हम वक्त जाया नहीं करेंगे। ग्राउंड्स 2 ग्राउंड थे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनको रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोविजन होता है। पार्लियामेंट में क्या प्रोविजन होता है कि कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में? स्पेशल मेजोरिटी। और सेम एज इट इज यहां भी चाहिए होगा। जो कमिटी बैठाया जाएगा, 3 जजेस की कमिटी बैठाएगी, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उसके बाद उनको पूरा देख रेख किया जाएगा सारी चीजें। अगर सब कुछ हो जाता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी हो जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है फाइनली एक नोटिस जारी करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है इस पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है। सेम ग्राउंड से, सेम मैनर है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का था। ओथ और एफर्मेशन, ये मेंशन है आर्टिकल 219 219 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, रिमूव भी करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जब बात ओथ की हो
कोई भी पर्सन है, इसको जज बनाया गया हाई कोर्ट का, तो अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले उनको ओथ और एफर्मेशन जो है सब्सक्राइब करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो ओथ कौन दिलाता है जज ऑफ हाई कोर्ट का? गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए पटना हाईकोर्ट में किसी को जज अपॉइंट किया गया, पटना हाईकोर्ट, तो वहां के गवर्नर जो है अभी आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान जी जो है वो शपथ दिलाएंगे, ओथ दिलाएंगे जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना। या फिर कोई पर्सन है उनकी जगह पे, वो जिसको अपॉइंट करेंगे कि आज जो है आप दिला दो, तो वो दिला देंगे। इन हिज ओथ अ जज ऑफ हाई कोर्ट स्वेयर्स क्या? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, संविधान के प्रति जो है वफादार रहेंगे। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी बोला जाता है। टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will, and the most important, to uphold the constitution and the law. It is same as it judge of supreme court. जहां पर हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के, सेम यहां भी वही ओथ एंड अफर्मेशन होता है। आर्टिकल 220 में है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। कोई रिटायर्ड परमानेंट जज है हाई कोर्ट का, कब रिटायरमेंट एज है? 62 साल। आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट or before any authority in India except the Supreme Court and other high court. जैसे कोई भी हाई कोर्ट के जज हैं, अगर वो रिटायर्ड हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट से, तो उनके पास 3 साल की वैलिडिटी अभी भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो बन सकते हैं, या फिर पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ये सारी चीजें कर दिया। तो रिटायर्ड जज को भी बुलाने का जो है, ये प्रोविजंस है कि रिटायर्ड जज जो है उनको बुलाया जा सकता है टेम्पररी पीरियड के लिए। तो जो भी रिटायर्ड जज होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में भी बैन किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी इनको बैन किया जाता है। आर्टिकल 221 में सैलरी और अलाउंसेस की बात की जा रही है। द सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेज, लीव एंड पेंशन ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, इसको डिटरमाइन कौन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और इसको आप कम नहीं करोगे। जैसे मान लो किसी को अपॉइंट कर दिया आपने जज, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी सैलरी ही कम कर दी, ऐसा नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश में हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप ठीक है कम कर सकते हो, या फिर कुछ वक्त के लिए नहीं दोगे तो चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सिनारियो में जो है आप कम नहीं करोगे। इनको जो है सब्सिडियरी अलायंस भी मिलता है, जिसमें फ्री अकोमोडेशन होगा, मेडिकल फैसिलिटीज, कार फैसिलिटीज, टेलीफोनिक फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलता है। जो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं या फिर जजेस हैं, उनको 50% की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है, वो इनको मंथली पेंशन मिलता है, जो मंथली पेंशन। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, जो सैलरी है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, उसको दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, फंड ऑफ स्टेट। जबकि जो पेंशन है हाई कोर्ट के जज का, उसको कहां से दिया जाता है? जो पेंशन है वो दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये एक सुपर इंपॉर्टेंट बहुत यूनिक चीज है, इसको ध्यान रखना है। जो सैलरी है वो देती है स्टेट, लेकिन जो पेंशन है वो सेंटर देती है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको पेंशन जाता है। ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये आर्टिकल 222 में कवर किया गया है, और ये पावर किसको दिया गया? द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट, यानी कि वन हाई कोर्ट, यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम बॉम्बे हाई कोर्ट, टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके एक पर्टिकुलर जज को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, टू अनदर, यानी कि यहां पे उड़ीसा हाई कोर्ट ले लेते हैं, जिसको उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट कहते हैं। और जाहिर सी बात है, आप जब ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको कॉम्पेंसेटरी अलायंस जो है वो देना पड़ता है। पार्लियामेंट जो भी डिटरमाइन करेगी कि ये पर्टिकुलर चीज जो है इतना देना पड़ेगा आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसफर ऑफ जज में याद रखना है, 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी हाई कोर्ट के जज का, तो दैट शुड बी इन एक्सेप्शनल मेजर एंड ओनली बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट बाय अ वे ऑफ पनिशमेंट। आप किसी को पनिशमेंट के तौर पे किसी को एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करोगे। जब आपको पता है कि हाँ ठीक है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट में ये सही है, तो करना अनिवार्य है या ठीक है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट और भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाती है, और ये बोलती है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो नेसेसरी हो जाएगा जब आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ताकि देखा जाए कि आर्बिट्रेरी मैनर में जो तो नहीं ट्रांसफर किया गया, या फिर किसी को वे ऑफ पनिशमेंट के तौर पे तो ट्रांसफर नहीं किया गया। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इस
ट्रांसफर को रिव्यू करेगी ओनली जो जज है ABC जिसकी ट्रांसफर हुई है, वो अगर चैलेंज करेगा तो ही। तो जो ट्रांसफर जज है वो अगर चैलेंज करता है कि मेरे इस ट्रांसफर को जो है इन्होंने आर्बिट्रेरी मैनर में किया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज जो है रिव्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट जो थर्ड जजेस केस आया था 1998 में, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि यहाँ पे जो मैटर था कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करोगे तो कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा, कलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस का जो है वहां भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन था, जब हम उसको कंसल्ट करते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन एडिशन टू द कलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा आप तो पहले एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करोगे ही, यहां पे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। आपने अगर बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया है किसी को उड़ीसा हाई कोर्ट, ठीक है, तो इस केस में आपको और किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? वन फ्रॉम द जज इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड अदर रिसीविंग हिम। यानी कि जो यहां पे चीफ जस्टिस हैं और यहां पे जो चीफ जस्टिस हैं, उन दोनों से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। किसको? प्रेसिडेंट को, वाइल ट्रांसफरिंग एनी जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो ये है ट्रांसफर ऑफ जजेस के नियम। आर्टिकल 223 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। किसी कारणवश किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पोस्ट जो है वैकेंट है, या फिर वो एब्सेंट है, या फिर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस का प्रोविजन जो है 223 में है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल और एक्टिंग जजेस। यहां पर यह कहा जाता है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। 2 साल के लिए आप किसी भी पर्सन को जो है एज अ एडिशनल जज जो है अपॉइंट कर सकते हो, और अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अगर देयर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है तो कर सकते हो। देयर आर एरियाज ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट, मतलब कि वर्कलोड बढ़ा हुआ है, वही सेम चीज है। कोई 2 साल के लिए आप कर सकते हो, किसी को भी एडिशनल जज जो है वो बना सकते हो हाई कोर्ट में, और ये कौन कर सकता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। उसके बाद एक्टिंग जज। एक्टिंग जज की भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। आपसे सिर्फ अपॉइंटमेंट ही पूछा जाएगा, कौन अपॉइंट करता है, क्यों, क्या है, सारी चीजें। तो ये भी टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं। अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज, कोई ऐसा जज है जो अपनी ड्यूटीज नहीं पूरा कर पा रहा है, और ये सारी चीजें होता है। अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परली एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सपोज दैट किसी जज को आप अपॉइंट कर देते हो टेम्परली चीफ जस्टिस, तो उस केस में वैकेंसी अगर अराइज होती है तो एक्टिंग जज जो है किसी को बनाया जा सकता है फॉर द टाइम भी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक्टिंग जज होल्ड ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज जो है रिज्यूम्स हिज ऑफिस। यानी कि बी जो है परमानेंट जज था, बट बी को क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है एब्सेंट है, उनकी पोस्ट जो है वैकेंट है, तो ए को अपॉइंट कर दिया गया था बी के जगह पे, ए को अपॉइंट कर दिया गया था बी के जगह पे एज अ एक्टिंग जज। तो जैसे ही बी अपने पोजीशन पे आएगा एज ए परमानेंट जज, ए जो है वापस चले जाएंगे। कहा गया है हाउएवर बोथ द एडिशनल और एक्टिंग जजेस कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो जो ये क्राइटेरिया है 62 ईयर्स का, इनके लिए भी रिटायरमेंट एज का जो क्राइटेरिया है इनके लिए भी लागू होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। एट एनी टाइम अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लगता है कि जरूरत है, तो इट कैन रिक्वेस्ट द रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट or any other high court to act as a judge of a high court of that state for a temporary period। जैसे कोई रिटायर्ड जज है पटना हाई कोर्ट का, और इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आ जाओ, काम बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें। तो ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 224A में, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस की बात हो रही है, इसको इंसर्ट किया गया था 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963, जिसके तहत जो रिटायरमेंट एज थी हाईकोर्ट के जज की 60, उसको 62 किया गया था। उसी के तहत ये भी कहा गया था जो रिटायर्ड जजेस हैं उसको रिक्वेस्ट किया जा सकता है फॉर द टाइम बिंग, कुछ काम आके जो वर्कलोड बढ़ गया टेम्पररी पीरियड के लिए संभाल लें। लेकिन अगर आप किसी भी रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके कुछ नियम है, उस नियम को मानना पड़ेगा। ही कैन डू शो हु, यानी कि चीफ जस्टिस
of the concerned high court can do so only with the previous consent of the president and also the person to be appointed. जो भी ABC person को appoint कर रहे हो आप, उनसे भी consult करो और president से भी करो. Such a judge is entitled to such allowances as the president may determine. जो भी allowances देना है president decide करेंगे. जो भी ABC person है उसके पास सारे jurisdiction होंगे, powers होंगे, privilege होंगे जो एक judge of high court को दिया जाता है. But he will not otherwise be deemed to be a judge of high court. उसको उस हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा, बस आपको टेम्परेरी पीरियड के लिए बुलाया गया है. अब जैसे ही ये सारी चीज काम खत्म होगा हम वापस आपको भेज देंगे. अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे. पहला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट इन इंडिया? नॉट करेक्ट पूछा है. द सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपलेट जुरिस्डिक्शन. ये सही है, वैसे कल हम देखेंगे इसके बारे में. एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सही है. गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. नहीं, गवर्नर का कोई प्रोविजन नहीं देखा. गवर्नर जो है सिर्फ ओथ दिलाते हैं. हाई कोर्ट्स मे एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. हाँ, इट मे एक्सेप्ट, ये भी देखेंगे हम बाद में. तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है ये नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये गलत है. द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द. जो सैलरी और अलाउंसेस है हाई कोर्ट के जज का, उसको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 202 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी में. सिंपल लिखा गया है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. लेकिन जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी में यह कहा गया है कि द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये ध्यान रखिएगा, पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. सवाल ही आ गया. द पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये ध्यान रखिएगा. द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जजेस, तो शुरुआत में तो 60, इसको 62 कर दिया गया बाय 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963. तो ये कुछ प्रोविजंस जो याद रखिएगा. 65 साल जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है. 60 साल जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट हुए उनके जजेस की रिटायरमेंट एज होती है. और यहां पर 62 साल जो है हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट. जी बिल्कुल सेम, मोड भी और मैनर भी. तो ये पहला स्टेटमेंट सही है. आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट, देखा था हमने, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन फ्यू केसेस. तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, पहला सही है, ए ओनली हो जाएगा. ये सवाल जो है यूपीएससी में पूछा हुआ है. अ हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू. तो ये अपना रेजिग्नेशन जो है किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. और अपॉइंट कौन करता है इनको? Appointed by President of India only. Which article of Indian Constitution deals with the establishment of a high court in the state? तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 214 में मेंशन है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. लेकिन उसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाता है, आप जो है एक से ज्यादा स्टेट को कंबाइन करके एक हाई कोर्ट बना सकते हैं. ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल मेंशन है? 214 में. 324 में जो है ये संबंध है इलेक्शन कमीशन से, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पढ़ेंगे हम बहुत जल्द. 280 में जो है फिनांस कमीशन से संबंधित है. और आर्टिकल 148 में कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द जज ऑफ ए हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. जिस भी, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है तो वहां पे किसी को जज बनाया जाएगा तो शपथ कौन दिलाएगा? बॉम्बे के जो भी गवर्नर है वो दिलाएंगे. व्हाट इज द मिनिमम एसेंशियल ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस बाय एन एडवोकेट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए हाई कोर्ट जज? तो आप एडवोकेट कितने साल तक? 10 साल तक, 10 ईयर्स. तो मिनिमम जो है 10 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है. या फिर हमने देखा था कि जुडिशियल कैपेसिटी में आप वर्क कर रहे हो पिछले 10 साल से, और एक जो यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो चाहिए होता है दोनों केस में. बस क्या नहीं देखा था हमने ये देखा था कि कोई मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नो मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड वाइल अपॉइंटिंग अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जो प्रोविजन था वाइल अपॉइंटिंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट सुप्रीम कोर्ट के जज को आप
एज ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कोई है तो वहां पे बनाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट जजेस। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सही है। ही सी एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। ही सी टेंडर्स हिज हर रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या रिजाइन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, यानी 1 and 2 ओनली। तो आज के इस हाई कोर्ट के टॉपिक को हम यही एंड करते हैं, और अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आया या फिर कुछ कमियां हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।